यह जो है इंग्लिश मीडियम यूनिट 1 इंग्लिश मीडियम का ये ऑनलाइन क्लास 1 है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, दिस इज द क्लास 1 ऑफ यूनिट 1 फॉर इंग्लिश मीडियम ओनली। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ये ऑनलाइन क्लास नंबर 1 है। ठीक है, ऑनलाइन क्लास नंबर 1। तो यूनिट 1 के ऑनलाइन क्लास नंबर 1 स्टार्ट होता है। टॉपिक का नाम आप लोगों को पता है ही, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और यह जो टॉपिक है, यह जो यूनिट है, यह यूनिट चार्ज से रिलेटेड यानी इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड है। ठीक है, जहां तक इलेक्ट्रिक चार्ज की बात आती है, कुछ फंडामेंटल्स मैं फटाफट बतला दूं, पता ही है सबों को, फिर भी मेरा काम है उसको रिपीट कर देना। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं उनसे रिलेटेड 2-3 बेसिक पॉइंट्स हैं। नंबर 1, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नंबर 1। नंबर 2, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर डेवलप्ड by the loss or gain of electrons by atom। ठीक है। नंबर 3, पॉजिटिव के बीच या नेगेटिव चार्जेस के बीच रिपल्सन होते हैं। एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो तो अट्रैक्शन होते हैं। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड ये बेसिक बातें हो गई। अब हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जैसा आप लोगों को पता है, किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्ज तभी डेवलप होता है जब इस बॉडी यानी इस मैटर के एटम्स में, ध्यान रखेंगे, मैटर के एटम्स में आइदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो इस एटम्स में इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होता। ठीक है, और इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉट अ ऑब्जेक्ट, नॉट अ पार्टिकल, इट इज जस्ट ए प्रॉपर्टी विच इंड्यूसेस इनसाइड मैटर्स और पार्टिकल्स। ठीक है, तो जैसा बताया गया, आप लोगों को पता भी है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट में इंड्यूस नहीं होते हैं, पहले उसके एटम्स में होते हैं। ठीक है, और जब भी एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है, किसी न किसी दूसरे एटम में वो जाता है, तो जिससे निकला लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, जिसमें गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जब एटम, ध्यान से सुनेंगे, जब एटम्स में इलेक्ट्रिक चार्ज इंड्यूस होता है तो हम लोग उस चार्ज्ड एटम को हम लोग दूसरा नाम देते हैं पॉइंट चार्ज। क्या नाम देते हैं? पॉइंट चार्ज। मैं इसको फटाफट फिर से रिपीट कर दूं। जैसा इलेक्ट्रिक चार्ज का जो ओरिजिनेटिंग कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक चार्ज इंड्यूसेस बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो वह इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम में जाके उसमें गेन करा देगा। तो जिसमें लॉस हुआ, जिस एटम में लॉस हुआ, उसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, और जिसमें गेन हुआ उसको कहेंगे नेगेटिव पॉइंट चार्ज। और अगर सेम नेचर के पॉइंट चार्जेस को पास पास रखेंगे तो रिपल्सन, और अपोजिट नेचर के पॉइंट चार्जेस को पास पास रखेंगे तो अट्रैक्शन। ठीक है, ये जो चार्ज का जो एटॉमिक कॉन्सेप्ट है, इसको, ये एटॉमिक कॉन्सेप्ट जो डिस्क्राइब्ड है, एक्सप्लेन्ड है, आप लोगों ने सब उस साइंटिस्ट का नाम सुना है, कूलाम। ठीक है, तो कूलाम ने
इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के साथ साथ ये जो अट्रैक्शन और रिपल्सन की बात जो अभी निकल रही है, ये अट्रैक्शन या रिपल्सन के पीछे एक फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व होता है। आप लोग सब लोगों को पता है अट्रैक्शन, तो वहां पर क्या इन्वॉल्व हुआ? फोर्स। रिपल्सन क्या इन्वॉल्व हुआ? फोर्स। ठीक है, तो फोर्स इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच इन्वॉल्व ड्यूरिंग द फिनोमेना ऑफ attraction and repulsion between two charged point charges or charged atoms or charged bodies। ठीक है, तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है, इसको मेजर करने के लिए साइंटिस्ट कूलाम ने एक फॉर्मूला दिया। साइंटिस्ट कूलाम ने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन जो भी लग रहा हो, जो भी इन्वॉल्व हो, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया और उस फॉर्मूला को नाम दिया गया कूलाम्स लॉ। ठीक है, उस फॉर्मूला को क्या नाम दिया गया? कूलाम्स लॉ। क्योंकि कूलाम ने और भी दूसरे फील्ड में लॉ दिया है, फिलहाल तो हम लोग यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे कूलाम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या कूलाम्स लॉ रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग दिमाग सेट कर लें, ये चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इसमें जो भी लॉज होंगे, जो भी डेफिनेशंस होंगे, जो भी थ्योरम्स होंगे, ऑल सच आर कंप्लीटली रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो आइए हम लोग समझें व्हाट इज कूलाम्स लॉ, यानी कूलाम क्या कहना चाह रहे थे, कौन सा फॉर्मूला उन्होंने दिया। ठीक है, तो कूलाम ने बेसिकली दो स्टेटमेंट दिया। जब हम लोग पॉइंट चार्जेस के बीच फोर्स को मेजर करते हैं, तो उस मेजरमेंट के पीछे कूलाम ने दो स्टेटमेंट दिया। उस दोनों स्टेटमेंट को नाम दिया गया कूलाम्स लॉ। पहले मैं फटाफट एक बार पढ़ दूं, आप लोग देख रहे होंगे पीछे बोर्ड पर पहले से मैंने लिख दिया, तो मैं फटाफट पहले दोनों को पढ़ देता हूं। आप लोग इसको जरूर अपने अपने जो भी तरह का कॉपी बनाए उसमें जरूर नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। कूलाम्स लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये मैं अभी पढ़ रहा हूं, इसको मैं एक एक करके एक एक पॉइंट्स को मैं क्लियर करूंगा। Statement number 2, which is also given by the scientist Coulomb, the magnitude of force of attraction or repulsion between 2 point charges is inversely proportional to the square of their separation. Separation means distance. ठीक है, separation means distance. ये तो बात हुई कि दोनों लॉ क्या है, और उन दोनों लॉ को मैंने पहले ही लिख के रखा था, मैंने इसको पढ़ भी दिया। अब मैं इस दोनों लॉ को एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप लोग एकदम कंसंट्रेट होकर के समझेंगे। सबसे पहली बात, ये आप लोगों के लिए पुरानी बात है कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्ट्रांगली वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो जब वेक्टर है ऑब्वियसली द फोर्स मस्ट हैव ओन डायरेक्शन। ठीक है, तो फिलहाल कूलाम ने ये जो फॉर्मूला दिया, यह जो लॉ दिया, इस लॉ में अभी हम लोग केवल फोर्स के मैग्नीट्यूड को डील करेंगे, अभी उसके हम लोग डायरेक्शन पर नहीं आएंगे। लेकिन एक यहां पर जरूरी इंफॉर्मेशन मैं बतला दूं कि यहां आप लोग देख रहे हैं मैग्नीट्यूड लिखा हुआ, चाहे रिपल्सिव फोर्स हो या एट्रैक्टिव फोर्स हो। ठीक है, नेचर ऑफ फोर्स से हम लोगों को फिलहाल अभी मतलब नहीं है, अभी हम लोगों को इस लॉ में मतलब है किससे? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। आइदर दैट फोर्स, आइदर द नेचर ऑफ दैट फोर्स इज अट्रैक्शन और रिपल्सन। ठीक है, तो हम लोगों को मतलब है डायरेक्शन से अभी नहीं मतलब है, जो भी हो, अट्रैक्टिव फोर्स हो, रिपल्सिव फोर्स हो, सेम नेचर का रहेगा पॉइंट चार्जेस, तो रिपल्सिव फोर्स, अपोजिट नेचर का रहेगा अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, यहां पर आप लोग अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स पर दिमाग नहीं लगाएंगे,
आप लोगों को कंसंट्रेट करना है जो भी फोर्स हो उसका मैग्नीट्यूड पर। तो अगर हम लोग दो पॉइंट चार्जेस को ध्यान देंगे, यहां इलेक्ट्रिक चार्ज के मैग्नीट्यूड को जनरली हम लोग स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने यहां स्मॉल क्यू यूज किया है। सपोज these two represents two point charges having magnitude q1 and q2 separated by distance r. Then according to the first statement given by the Coulomb, the magnitude of force between these 2 point charges is directly proportional to the product of their magnitude, means product of q1 and q2. अब हम लोग आते हैं स्टेटमेंट यानी लॉ नंबर 2। लॉ नंबर 2 कहता है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब the magnitude of force is inversely proportional to the square of this separation, and since the separation between these 2 point charges is denoted by r, hence F will be inversely proportional to square of r. So if magnitudes of 2 point charges are q1 and q2 separated with distance r, यहां पर एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, फिर से कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन ये होगा कि स्टूडेंट के दिमाग में आएगा कि कौन सा ये चार्ज है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये कौन सा चार्ज है पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो यहां पर मैं फिर बतला दूं, उस पर अभी दिमाग नहीं लगाना। हम लोगों ने मैग्नीट्यूड लिया है पॉजिटिव। अगर उसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, अगर सपोज ये दोनों पॉजिटिव हुआ सपोज, तो क्या होगा, नेचर ऑफ फोर्स विल बी रिपल्सिव। ठीक है, अगर ये दोनों नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, नेचर ऑफ फोर्स विल आल्सो बी रिपल्सिव। एंड इफ q1 इज पॉजिटिव बट q2 इज नेगेटिव, देन द नेचर ऑफ फोर्स विल बिकम एट्रैक्टिव। तो एट्रैक्टिव या रिपल्सिव पर अभी कंसंट्रेट नहीं करना, अभी हम लोगों को उसके मैग्नीट्यूड पर फोकस करना है। ठीक है, तो सॉरी, ये जो दोनों लॉज हैं, ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं, इनको अगर हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मेट में लेंगे, देन द स्टेटमेंट नंबर 1 विल बी रिटन एज F proportional to q1 q2 and number 2 will be written as F proportional to 1 by r square। ठीक है, अब यहां पर एक बहुत छोटा लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग सुन लें। ये जो सेकेंड लॉ है, ठीक है, ये जो सेकेंड लॉ है, ये लॉ एक बड़ा ही कॉमन लॉ है, और इसके बारे में मैं एक टिप्स दे दूं, एक टिप्स दे रहा हूं, अगर आप लोग याद रखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। फिजिक्स में जब भी अट्रैक्शन या रिपल्सन की जब भी बात होती है, फिजिक्स में जब भी अट्रैक्शन या रिपल्सन की जब भी बात होती है, क्लियरली वहां पर फोर्स इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और जहां अट्रैक्शन रिपल्सन की बात होगी फोर्स इन्वॉल्व होगा, और जहां इस तरह का मामला आएगा, ये जो लॉ नंबर 2 है, ये हर उस जगह पर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इसलिए लॉ नंबर 2 जो है, इसको एक जनरल नाम दिया गया है इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और आप लोग देख रहे हैं सेपरेशन पर स्क्वायर लगा हुआ है। तो द सेकेंड लॉ इज ऑल्सो नोन एज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, ये जो सेकेंड लॉ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब हम लोग शिफ्ट होते हैं उस तरफ मैथमेटिकल पोर्शन पर। ये दोनों स्टेटमेंट को जब कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, F प्रोपोर्शनल टू q1 q2 बाय r स्क्वायर। ठीक है, F प्रोपोर्शनल टू q1 q2 बाय r स्क्वायर। और जैसा आप सभी लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, 11 में सबों ने पढ़ा भी है, जब प्रोपोर्शनल के साइन को हम लोग इक्वल में कन्वर्ट करते हैं, जब प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल में कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पर राइट साइड में एक कांस्टेंट को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप लोग ध्यान देंगे
whenever this sign of proportional is converted into sign equal, then a constant denoted by k is multiplied with the right portion. प्रोपोर्शनल को इक्वल में कन्वर्ट किया गया तो राइट साइड में एक कांस्टेंट, जिसको हम लोगों ने तत्काल एक सिंबल दे दिया के। ठीक है, ये हम लोगों को, ये कह सकते हैं हम लोगों के साथ ये मैथमेटिकल लाचारी, मैथमेटिकल कंपल्सन। तो हम लोगों ने उस मैथमेटिकल लाचारी को पूरा किया और राइट साइड में हम लोगों ने एक मैथमेटिकल कांस्टेंट जो कि मैथमेटिकल रूल के हिसाब से आता है, हम लोगों ने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। बल्कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो साइंटिस्ट कूलाम ने ही किया, क्योंकि मैथमेटिक्स के रूल को तो हम लोग फॉलो करेंगे ही, भले फिजिक्स पढ़ेंगे, लेकिन जहां मैथमेटिक्स की बात आएगी देन वी हैव टू फॉलो द इंटायर रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे, यहां पर आकर के एक ट्विस्ट हुआ। ठीक है, यहां पर इस जगह पर आकर के एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ठीक है, उस ट्विस्ट को समझाने के पहले मैं इस तरफ के बोर्ड को पहले मिटा रहा हूं। आप लोग नोट कर लिए होंगे या नोट कर लेंगे वीडियो को रोक करके। ठीक है, इतनी देर काफी है, इस पोर्शन को भी अगर पॉज कर लेंगे तो आप लोग नोट कर लेंगे। अब आप लोग ध्यान देंगे यहां पर इस जगह पर आकर के क्या ट्विस्ट है। ध्यान देंगे, हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं, मैं डिमार्केशन कर रहा हूं, यहां तक हम लोग पहुंच चुके। अब ट्विस्ट क्या है, अभी तक हम लोगों ने जो भी समझा उसके मुताबिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन जो अभी तक हम लोगों ने समझा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। नंबर वन इज magnitudes of point charges and number two is सेपरेशन। ये जो आर है, अभी तक हम लोगों ने यही समझा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस अकॉर्डिंग टू कूलम डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। नंबर वन इज मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू पॉइंट चार्जेस एंड नंबर टू इज सेपरेशन। यहां पर आकर के एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। आप लोग उस ट्विस्ट को समझने के लिए मैं पहले एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, उस एग्जाम्पल को आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे और उम्मीद करता हूं कि उस एग्जाम्पल को देने के बाद इसके बाद का पॉइंट क्लियर होगा। अभी आप लोग इधर मत देखेंगे, ठीक है, थोड़ी टेंशन होने लगेगी। ठीक है, जब कोई नया चीज दिख जाए अचानक बोर्ड पर, वो भी मोबाइल पर, हम लोग लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर पढ़ रहे हो, अचानक बोर्ड पर स्वाभाविक नजर फिसल जाती है, आगे की तरफ चला जाता है, और जब अननोन सा पोर्शन लगता है थोड़ा टेंशन होने लगता है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग अभी इस तरफ अभी एक जरा ध्यान नहीं देंगे, और अभी थोड़ी देर में ये जो टेंशन दे रहा, अगर दे रहा है, आप लोग देखेंगे कि ये टेंशन नहीं दे रहा। लेकिन उससे पहले जरा इस एग्जाम्पल को गौर करेंगे जो मैं अभी दे रहा हूं। ध्यान देंगे, सपोज ये एक मीडियम है, इसको हम लोग कोई नाम दे देते हैं मीडियम नंबर 1। इस पर 2 पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं आर डिस्टेंस। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसके मुताबिक
क्लियरली इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच क्या लगेंगे, फोर्स। फिर आप लोगों को यहां पर मैं बतला दूं, आप लोग रिपल्सिव या एट्रैक्टिव कौन सा, इस पर अभी नहीं कंसंट्रेट करेंगे। अभी हम लोग कूलम्ब्स लॉ को स्टार्ट लिए हैं, अभी इसमें बहुत सारा स्टेप्स जो है और बहुत सारे पॉइंट्स अभी आने बाकी हैं। अभी तो जस्ट ये कूलम्ब्स लॉ का स्टार्टिंग है, बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे होंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बता दूं अभी ये स्टार्टिंग है, जितने सारे अभी क्वेश्चंस दिमाग में उठ रहे हो उनको आप लोग रोक के रखेंगे। क्लास वाइज क्लास जो है हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग लेंगे, ठीक है। तो कोई एक मीडियम, कोई भी मीडियम, ठीक है, ये दो पॉइंट चार्जेस को कितने सेपरेशन पर रखा गया, आर, कुछ ना कुछ फोर्स लगा, कूलम्ब ने उस फोर्स को पहले मेजर कर लिया। ध्यान से सुनेंगे आप लोग, ये एग्जांपल है तभी आगे का समझ में आ गया। कूलम्ब ने क्या किया, उस फोर्स को क्या किया, मेजर कर लिया, ठीक है। अब कूलम्ब ने क्या किया, ये मीडियम टू मीडियम बदल दिया और यही दोनों पॉइंट चार्जेस को सेम यही, कोई चेंजिंग नहीं, और उतने ही सेपरेशन पर रखा। ना तो पॉइंट चार्ज चेंज हुआ और ना सेपरेशन चेंज हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, फोर्स जो है, फोर्स स्लाइटली चेंज हो गया। फिर से मैं रिपीट कर दूं, कूलम्ब ने क्या किया, दो पॉइंट चार्जेस को किसी सेपरेशन पर किसी मीडियम में रखा एंड द एक्टेड फोर्स विल बी मेजर्ड। Again, same point charges are kept in another medium at the same separation. Then Coulomb observed that the magnitude of force changes slightly. Magnitude of force changes slightly. तो क्लियर है कि यहां तो एक परेशानी हो गया, परेशानी तो खड़ा हो गया कि जब फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्जेस और सेपरेशन पर डिपेंड करता है, तो दोनों सिचुएशन में ना तो हम लोगों ने पॉइंट चार्जेस को चेंज किया और ना सेपरेशन को चेंज किया, देन व्हाई द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स चेंजेस स्लाइटली। फिर स्लाइटली पर आप लोग ध्यान देंगे, स्लाइटली चेंज, ऐसा नहीं कि बहुत एबनॉर्मल चेंज हो गया, बहुत बड़ा चेंजिंग हो गया, ऐसा नहीं, स्लाइटली चेंज। तो अगर स्लाइटली भी चेंज होती है तो एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। क्या क्वेश्चन मार्क ये खड़ा होता है, दैट द फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। कौन सा मीडियम, इन विच पॉइंट चार्जेस आर केप्ट। इसका मतलब मीडियम पर डिपेंड किया। अब यहां पर आकर के कूलम्ब ने सोचा कि जब मीडियम भी फोर्स में इन्वॉल्व हो गया, तब हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूला में मीडियम को कैसे लाएं। इस पर काफी जो है बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हुआ, ये हुआ वो हुआ, लेकिन हम लोगों तक साइंटिस्ट के सालों साल का जो एक्सपीरियंस है वो हम लोगों तक एकदम रिफाइंड वे में, कंक्लूड वे में हम लोगों तक पहुंचता है। तब अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। तब कूलम्ब ने क्या किया, ये जो हम लोगों के पास मैथमेटिकल कांस्टेंट है, जो एक मैथमेटिकल, हमने क्या कहा था अभी, मैथमेटिकल मजबूरी, मैथमेटिकल कंपल्सन, ठीक है। तो कूलम्ब ने उस मैथमेटिकल कांस्टेंट को अटैच कर दिया किससे, मीडियम। और तब कूलम्ब ने क्या ऑब्जर्व किया, कुछ मीडियम ऐसे होते हैं जो पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को सपोर्ट करते, तो कुछ मीडियम ऐसे होते हैं जो पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को अपोज करते, ऑब्स्ट्रक्ट करते, विरोध करते। तब कूलम्ब ने क्या किया, ये जो मैथमेटिकल कांस्टेंट है, सबसे पहले तो इसका वैल्यू रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन।
इस k का वैल्यू रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब आप लोग सोच रहे होंगे अगर पढ़ा हुआ है तब तो ठीक है, अदरवाइज आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन सा एक वर्ड जो है इस्तेमाल हो रहा एप्सिलॉन, ये कहां से आ गया अचानक। तो घबराने की बात नहीं है, इसका हम लोग पूरा जो है डिटेल कॉन्सेप्ट लेते हैं। सबसे पहले दिस टर्म एप्सिलॉन इज अ ग्रीक अल्फाबेट। जैसे रोमन अल्फाबेट होते हैं, हिंदी में अल्फाबेट्स वर्णमाला होते हैं, उसी तरह से ग्रीक अल्फाबेट्स होते हैं। तो हम लोग फिजिक्स को पढ़ने में बहुत सारे ग्रीक अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं, कर भी चुके हैं, आगे और भी बहुत सारा करेंगे। अल्फा, बीटा, थीटा, लैम्डा, गामा, ओमेगा, पाई, ये सब क्या है ग्रीक अल्फाबेट्स है। उसी सीक्वेंस में एक ग्रीक अल्फाबेट गुलाम ने यूज किया एप्सिलॉन, ठीक है। और k का वैल्यू क्या दिया गुलाम ने 1/4 पाई एप्सिलॉन। पाई से आप लोग वेल नोन है, पाई के लिए आप लोग वेल नोन है, पाई के बारे में मुझे बतलाने की आवश्यकता नहीं है। वेयर दिस टर्म एप्सिलॉन, मैंने यहां पर प्रोनाउंसिएशन लिख दिया, एंड मैं वर्बली बता दूं दिस इज अ ग्रीक अल्फाबेट वेयर एप्सिलॉन इज कॉल्ड, इसको गुलाम ने नाम दिया परमिटिविटी, permittivity of the medium in which point charges are kept। अब आप लोग ध्यान दें, सबसे पहले तो एप्सिलॉन किससे अटैच हुआ, ये कांस्टेंट k से, और एप्सिलॉन किससे रिलेटेड है, मीडियम से। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल जो दिया उसमें क्या बताया कि कूलम ने ऑब्जर्व किया कि द फोर्स between 2 point charges also depends upon the medium। तो ये मीडियम से रिलेटेड ही ये टर्म आया परमिटिविटी। इसको गुलाम ने सिंबल दिया एप्सिलॉन विच इज अ ग्रीक अल्फाबेट। तब अब हम लोग इस के को हटा के उसकी जगह पर क्या इंट्रोड्यूस कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन। देन फाइनली the Coulomb's law, the mathematical format of Coulomb's law becomes F equals to 1/4 pi epsilon Q1 Q2 by R square। तो अब सवाल है, ठीक है आप लोगों ने यहां तक जो भी बताया आप लोगों ने एक्सेप्ट कर ली, लेकिन फिर दिमाग जो है वो घूम फिर करके जो एक सस्पेक्टेड एलिमेंट होता है जब हम लोग पढ़ते हैं या जब हम लोग को पढ़ाया जाता है, तो आप लोग ध्यान दिए होंगे कि हम लोगों को जो भी एक सस्पेक्टेड एलिमेंट आइदर बुक में या क्लास में कोई टर्म अगर सस्पेक्टेड हो तो हम लोगों का बार बार जो दिमाग है वो उसी जगह पर जाके नॉक करता है। भले हम लोगों को आगे पढ़ाया जा रहा है, भले समझ रहे हैं, खूब अच्छा लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग उसी सस्पेक्टेड टर्म पर हम लोगों का बार बार हिट करता है। तो उस चीज को मैं फटाफट निकाल दूं। ये जो कूलम, पहले आप लोग इसको ऐसे ध्यान रखेंगे। सबसे पहले ध्यान क्या रखेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्जेस, नंबर 2 सेपरेशन, एंड नंबर 3 इज मीडियम। ठीक है, तो यहां पर ये जो k है इसको अटैच किया मीडियम, वैल्यू रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन मीडियम से रिलेटेड, इसको उन्होंने एक नाम दिया परमिटिविटी। तो अब सबों का दिमाग इस जगह पर जाकर के हिट कर रहा है, व्हाट इज परमिटिविटी, व्हाट इज परमिटिविटी, ये क्या है, ये कहां से आ गया। और थोड़ा गुस्सा भी आता है जब कोई सस्पेक्टेड आइटम नजर आ जाए पढ़ने में या क्लास में, बार बार दिमाग उस जगह को हिट करता है जैसा मैंने बतलाया, और अगर तुरंत क्लियर नहीं हुआ तो थोड़ा सा एक गुस्सा आने लगता है। तो आप लोगों को वो गुस्सा आए उससे पहले मैं इसका समाधान कर देता हूं, ठीक है। व्हाट इज परमिटिविटी, आप लोग जरा उधर ध्यान दें, ध्यान क्या आप लोग दे भी चुके होंगे। परमिटिविटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम, ध्यान रखेंगे, this term is completely related to the medium। Permittivity is that property of a medium due to which the force between point charges obstructed। अब आप लोग यहां देख रहे हैं ऑब्स्ट्रक्टेड टर्म क्यों यूज हुआ,
उसको मैं यहां पर बतला दूं। ध्यान से सुनेंगे आप लोग। ये जो देख रहे हैं कूलाम का जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था रिगार्डिंग मीडियम, आप लोग देख रहे हैं फोर्स के एक्सप्रेशन में एप्सिलॉन कहां है, ऊपर है या नीचे? नीचे। नीचे, इसका मतलब इन दोनों का जो रिलेशन है, इन दोनों का रिलेशन आपस में उल्टा है, यानी ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा और ये कम होगा तो ज्यादा होगा। इसका मतलब अगर ये बढ़ा तो ये घटेगा। तो हम लोग इसको दूसरे सेंस में क्या कहेंगे, ये फैक्टर इसको क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रोकता है। ठीक है। अब एक नेक्स्ट टर्म, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। परमिटिविटी तो ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम विच ऑब्स्ट्रक्टेड द फोर्स, बट व्हाट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी? आप लोगों ने अभी तक समझ लिया कि परमिटिविटी इज कंप्लीटली रिलेटेड विथ मीडियम। ठीक है। आप लोग सबको पता है, सब जगह बड़े आसानी से अवेलेबल होने वाला मीडियम क्या है, एयर। और एयर का जो पूरा एक्सपेंशन है उसको हम लोग कहते हैं फ्री स्पेस। ठीक है। तो एयर या फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी होती है, द परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो क्योंकि मीडियम एयर, आप लोग समझ ही रहे होंगे, जितने भी मीडियम हो सकते हैं उसमें एयर खास है क्योंकि हर जगह ये अवेलेबल है। तो एयर या एयर का फ्री एक्सपेंशन, फ्री स्पेस, इसके परमिटिविटी को नाम दे दिया गया एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और थोड़ा सिंबल में एप्सिलॉन तो है ही, नॉट लगा दिया गया। एप्सिलॉन में क्या लगा दिया गया, नॉट। तब अगर 2 पॉइंट चार्जेस अगर कहां रखा हुआ है, एयर या फ्री स्पेस में, तब हम लोग कूलम्ब लॉ को क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन में क्या लगा देंगे, नॉट, इनटू। बात समझ में आया? ठीक है। तो अब हम लोगों का जो नेक्स्ट क्लास होगा, हम लोग ये जो परमिटिविटी है, अभी इसका हम लोगों ने कंप्लीट कॉन्सेप्ट नहीं लिया, अभी तो ये स्टार्टिंग है। हम लोग अभी इसकी और भी जांच पड़ताल करेंगे, परमिटिविटी के बारे में अभी और भी समझेंगे। ठीक है। तो ऐसा है, कुछ स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आया कि पिछला जो ऑप्टिक्स क्लास अपलोड हुआ था वो इंग्लिश हिंदी दोनों में मिक्स था। तो कुछ का रिक्वेस्ट आया था कि सर इंग्लिश मीडियम को अलग कर दें, हिंदी मीडियम को अलग कर दें। और मैं ऐसे भी जब डायरेक्ट क्लास जब पढ़ाता हूं तो मैं हिंदी मीडियम को अलग पढ़ाता हूं और इंग्लिश मीडियम को अलग पढ़ाता हूं, और इसमें मैं ज्यादा कंफर्टेबल होता हूं। जब दोनों क्लास, दोनों मीडियम को मिक्स करने की बात आती है तो मेरे साथ भी परेशानी होती। ठीक है। लेकिन थोड़ा समय कम है और सिलेबस थोड़ा ज्यादा है, तो मैंने ट्राई किया कि दोनों को कंबाइन किया जाए, लेकिन थोड़ा मुझे भी अनकंफर्टेबल लगा और कुछ स्टूडेंट का भी रिक्वेस्ट आया। तो अब मैं ये कोशिश करूंगा कि आज तो थोड़ी प्लानिंग में निकल गई, तो इसलिए आज केवल ये क्लास अपलोड होंगे। कल जो है इतना ही हिंदी मीडियम का क्लास अपलोड होंगे, और जब दोनों मीडियम अलग अलग अपलोड होंगे तो ऑब्वियसली दोनों क्लासेस, दोनों मीडियम के क्लासेस की जो टाइमिंग है थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है। तो आप लोग इसको मैनेज करेंगे, डाटा इशू, डाटा लिमिटेशंस होती है तो आप लोग इसको मैनेज करेंगे। ठीक है। और मैं फिर कह दूं, मेरे तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन होगी, मेरे तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन होगी, वो मेरे द्वारा बनाया गया जो व्हाट्सएप ग्रुप है ऑनलाइन क्लास अमरेश सर, उस पर मेरे द्वारा समय समय पर, उचित समय पर दे दिया जाएगा। आप लोग ज्यादा परेशान नहीं हो, और ऐसा नहीं है कि लोग, कुछ लोग इंडिविजुअली फोन भी करते रहते हैं, मैसेजेस भी करते रहते हैं, आप लोग परेशान नहीं हो। जो भी कन्वर्सेशन होगा मैं उसी ग्रुप के थ्रू करूंगा।
ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।